ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ 3 तरह की होती है, तो ये डिपेंड किस पे करता है। हाँ, तो सबसे पहले होती है आइसोटाइप। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के किस रीजन पे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, मतलब किस रीजन में एंटीजन बाइंड करेंगे, उस पर 3 तरह की होती है। पहली है आइसोटाइप। आइसोटाइप का क्या मतलब है कि जो हमारा एंटीजन है वो कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन में बाइंड करेगा। और दूसरा आइसोटाइप्स, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे एक एंटीजन है, या चलो ये ना मैं बाद में बताती हूँ लास्ट में, पहले ये करते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती है, हमारा देखो एंटीबॉडीज़ कौन प्रोड्यूस करता है, बी लिम्फोसाइट। तो अगर सिर्फ एक बी लिम्फोसाइट से बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है तो उसे हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो अगर सारी एंटीबॉडी सेम है तो उनकी जो एंटीजेनिक स्पेसिसिटी है वो भी सेम होगी। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनती कैसे है, वो बनती है हाइब्रिडोमा टेक्निक से। हाइब्रिडोमा टेक्निक में क्या होता है कि हम एक सिंगल बी लिम्फोसाइट लेते हैं, उस बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं सिर्फ एक एपिटोप से, एंड उसके बाद जब हम उसे फ्यूज़ कर देते हैं तो उसे फिर हम एक इमोर्टल सेल के साथ फ्यूज़ कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो बी सेल है, बी सेल क्या है, बी सेल को जब एक एंटीजन मिलेगा तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हमने ऐसे बी सेल को जिसे हम स्टिमुलेट कर चुके हैं, अगर हम ऐसे बी सेल को एक इमोर्टल सेल में डाल दें, मतलब जो कभी भी डाई नहीं करेगा, तो हमारे पास बहुत सारी एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी सेम तरह की। तो उसे हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और इस टेक्निक को हम कहते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक। अब जो नया हाइब्रिड सेल है ये जो बना, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, पहला तो ये इनडेफिनेटली मल्टीप्लाई करता रहेगा क्योंकि सेल इज इमोर्टल। दूसरा, इट विल प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मतलब कि क्लोन्स प्रोड्यूस करेगा और वो भी सेम तरह के। उसके बाद इसका प्रोसीडर क्या होता है, सबसे पहले हम एक मल्टीपल माइलोमा का सेल लेंगे। मल्टीपल माइलोमा सेल क्या होता है, जो कि इमोर्टल सेल है, मतलब उसकी डिवीजन कभी स्टॉप नहीं होगी। उसे हम डबल म्यूटेट करेंगे, मतलब उसमें हम 2 तरह की म्यूटेशन करेंगे। पहली म्यूटेशन क्या है कि उसका जो खुद का एंटीबॉडी का जीन है, मतलब कि जो एक जीन है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, उसे हम नॉन फंक्शनल कर देंगे एंटीबॉडी के जीन के लोकस को, इसीलिए वो अपनी खुद की एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। दूसरी म्यूटेशन हम करते हैं कि उसमें से HGPRTase एंजाइम को नॉन फंक्शनल बना देते हैं, तो प्यूरिन सेल्वेज पाथवे नहीं हो पाएगा, मतलब वो अपने लिए प्यूरिन्स नहीं बना पाएगा। मतलब इसके अंदर सिर्फ जो हम बी सेल डालेंगे वही डिवाइड करेगा, वो खुद अपने लिए डिवाइड नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि हम बी सेल्स कौन से लेते हैं, हम बी सेल्स लेते हैं माउस के स्प्लीन से। और मीडियम कौन सा होता है, मीडियम होता है HAT का मतलब उसमें होता है हाइपोजेंथीन, अमीनोप्टेरिन और थाइमिडीन, ठीक है। उसके बाद अमीनोप्टेरिन का काम क्या होता है, वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन नहीं हो पाएगा। लेकिन सेल्वेज पाथवे, इसका क्या मतलब है कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को जब हम इनहिबिट करते हैं तो डी नोवो सिंथेसिस नहीं होता, लेकिन डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस का सेल्वेज पाथवे में कोई काम नहीं होता। इसलिए हमें सेल्वेज पाथवे को रोकने के लिए क्या किया, म्यूटेशन की, किसकी, HGPRTase एंजाइम की। अब क्या होगा, अब बी सेल और बी सेल का फ्यूजन हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि दोनों बी सेल इमोर्टल नहीं है। और बी सेल और माइलिनोमा सेल का फ्यूजन होगा, क्यों, क्योंकि माइलिनोमा सेल इज इमोर्टल और बी सेल अपना प्यूरिन सेल्वेज पाथवे कर सकता। और जो माइलिनोमा भी फ्यूजन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इमोर्टल तो है लेकिन उसमें प्यूरिन सिंथेसिस नहीं होगी। सेल्वेज को हमने पहले ही म्यूटेशन से हटा दिया और डी नोवो सिंथेसिस मीडियम की वजह से नहीं होगी। तो ये जो हमारी हाइब्रिडोमा टेक्निक है, ये या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हम क्यों बनाते हैं, तो ये क्या है, देखो एंटीबॉडी है तो वो एंटीजन से जाके बाइंड होगी। तो मान लो एक कोई मीडियम है, कोई सॉल्यूशन है, उसमें से हमें इंटरफेरोन्स निकालने हैं।
तो हम क्या करेंगे, इंटरफेरोन्स के अगेंस्ट बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बना देंगे और उस मीडियम में डाल देंगे। तो वो एंटीबॉडी इंटरफेरोन से जाके एक रिएक्शन करेगी और हमें इंटरफेरोन्स अलग से मिल जाएंगे। सिमिलरली हमें जो भी सेल को आइडेंटिफाई करना है, हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाकर उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। वैसे ही डायग्नोस्टिक रिएजेंट्स में भी है कि जैसे प्रेगनेंसी में अगर कोई एक तरह का एंटीजन बढ़ रहा है बॉडी में, हम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देंगे। सिमिलरली सारे डिसीजेस में। फिर ट्रांसप्लांटेशन में भी हम करते हैं। उसका क्या मतलब है, अब HLA एंटीजन क्या होते हैं, हमने सुबह MHC मॉलिक्यूल पढ़ा था, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो वो होता है प्रोकैरियोट्स में। MHC को हम ह्यूमंस में कहते हैं HLA। ठीक है, तो MHC को ही हम कहते हैं HLA। और HLA एंटीजन क्या होगा, मतलब उसी से रिलेटेड है, MHC से रिलेटेड है। उसके बाद ट्यूमर की डिटेक्शन करेंगे। सिमिलर है कि मतलब ड्रग्स की, हॉर्मोन्स की ऐसे कर सकते हैं, उनकी अमाउंट कितनी है। थेरेपेटिक यूजेस है कि मतलब हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी एंटीजन को, उसके खिलाफ बहुत सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके। और बहुत सारी एंटीबॉडीज एंजाइम की तरह यूज़ होती है, एंड उसे हम कहते हैं एब्जाइम्स। हाँ, तो ये वही डायग्राम में हमने क्या किया, माउस के स्प्लीन सेल्स लिए हमने, और फिर माइलोमा सेल्स लिए। माउस के स्प्लीन सेल से क्या लिया, बी लिम्फोसाइट, दोनों को फ्यूज़ कर दिया और क्या बना, हाइब्रिडोमा। फिर मीडियम में डालेंगे, मीडियम कौन सा, हैट मीडियम। और उस मीडियम से क्या बन जाएगा, हमारे पास पूरा फ्यूजन हो जाएगा और उससे हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की सिंथेसिस कर लेंगे। अब जो हमने पढ़ा हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन्स, हमने हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, हाँ MHC कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड होता है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन्स। मतलब ये ऐसे एंटीजन्स होते हैं, हिस्टो का मतलब है सेल पर होंगे, तो ये ऐसे एंटीजन होते हैं, सॉरी टिश्यू पर होंगे, तो टिश्यू और सेल पर एंटीजन होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं रिजेक्शन को। क्या मतलब कि अगर उस टिश्यू को हम जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल में ग्राफ्ट कर रहे हैं तो उसकी रिजेक्शन होगी या नहीं होगी, उसे डिटरमाइन करते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन। और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन क्या होते हैं, वो होते हैं मतलब इसी का एक पार्ट होते हैं, वो ऐसे हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन होते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर MHC कॉम्प्लेक्स क्या है, जो हमने सुबह पढ़ा था, ग्रुप ऑफ जीन एक सिंगल क्रोमोसोम पर जो MHC एंटीजन को कोड करते हैं। और जो MHC एंटीजन ऑफ मैन है उसे हम कहते हैं HLA, मतलब कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। और इसे HLA क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले ल्यूकोसाइट पर डिटेक्ट हुए थे। और MHC एंटीजन ऑफ माउस को कहते हैं हम H2 एंटीजन। तो ये कुछ टर्म्स है जो हमें याद करनी है। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन क्या होता है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन क्या होता है, MHC कॉम्प्लेक्स क्या होता है, HLA क्या होता है, और H2 एंटीजन क्या होता है। उसके बाद है कि जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के प्रोटीन्स होते हैं वो सबसे पहले हमें टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन में ही डिस्कवर हुए थे। तो इसका क्या होता है कि जो MHC है ये एलो एंटीजन्स होते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये जो है डिफरेंट इंडिविजुअल पे, चाहे वो सेम स्पीशीज़ पर हो, वो डिफरेंट एंटीजन्स बनाते हैं। मतलब हर इंडिविजुअल में जो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन होता है वो डिफरेंट होगा। इसीलिए जब एक इंडिविजुअल का एंटीजन दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है जिसमें वो नहीं होता है तो क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। इट इज़ सिमिलर लाइक ब्लड ग्रुप्स। तो इसीलिए MHC हिस्टोकम्पैटिबिलिटी के कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा रोल होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। उसके बाद हमारा एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो इसका एक बेसिक हमने जब सुबह मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स पढ़ा था उसमें देख लिया था कि MHC कैसे एंटीजन की प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन करता है। अब क्या है कि इसमें क्या है कि हमने पढ़ा था कि जो B सेल्स है वो मतलब खुद ही अपने रिसेप्टर से एपिटोप्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन T सेल खुद रिकॉग्नाइज नहीं करते फ्री स्टेट में, उसके लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल चाहिए। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करता है, MHC के थ्रू
एंटीजन को, ये हमारा एंटीजन है, एंटीजन को क्या करता है, दिखाता है अपने ऊपर, अपने सरफेस पर। तो एंटीजन की दो साइड्स है, एपिटोप जो कि एंटीबॉडी से बाइंड करेगी, और एंटीबॉडी किसके ऊपर है, टी सेल के ऊपर। और एग्रीटोप क्या होता है, जो कि एपिटोप से अलग साइड को हम कहते हैं एग्रीटोप। तो इसमें यही है। तो जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो इसमें हमें दो पाथवेज का सिर्फ नाम याद रखना है, डिटेल में नहीं पढ़ना। वो क्या है कि जो एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन के दो पाथवे होते हैं। तो हमने सुबह पढ़े थे कि दो तरह के एंटीजन है, एंडोजीनस एंटीजन और एक्सोजीनस एंटीजन। ये सुबह भी पढ़ लिया था कि एंडोजीनस आर प्रेजेंटेड बाय एंडोसोमल पाथवे और एक्सोजीनस आर प्रेजेंटेड बाय साइटोसोलिक पाथवे। ठीक है, इसमें इतना ही है। उसके बाद हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स पे। तो दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी किसका टाइप है। ये है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स का टाइप। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब जब एंटीजन से फर्स्ट एक्सपोजर होता है, ये तब रिस्पॉन्स आता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे बी लिम्फोसाइट है वो एक्टिवेट होते हैं, एंड इसकी एक्टिवेशन में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं लैग फेज, क्योंकि उस टाइम पे हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। इस लैग फेज के बाद क्या होता है, एंटीबॉडीज इंक्रीज होती है एंड दे अटेन अ स्मॉल पीक। जब वो इस पीक को अटेन कर लेती है उसके बाद आता है प्लेट्यू लेवल थोड़े टाइम के लिए। मतलब मान लो ये था हमारा लेटेंट पीरियड जब कुछ भी नहीं हो रहा, फिर एंटीबॉडी इंक्रीज हुई, स्मॉल पीक, फिर प्लेट्यू थोड़े से टाइम के लिए, एंड देन दे विल डिक्लाइन शार्पली। तो ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ये कौन सी प्रोड्यूस होती है, IgM। उसके बाद हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रोंगर होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, और इसका लैग फेस बहुत छोटा होता है। इसमें हर टाइप की एंटीबॉडीज देखने को मिलती है, लेकिन मेन होती है IgG। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो देखो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इस बिल्कुल डिट्टो है कोएगुलेशन सिस्टम के जैसे। जैसे उसमें हमने पढ़ा था ना, इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, और कौन से होता है बीच में, कोएगुलेशन फैक्टर होते हैं। तो इधर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे की जगह क्या क्या है, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे और लेक्टिन पाथवे। और कोएगुलेशन फैक्टर की जगह क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हीट लेबाइल कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा के। मतलब ये नॉर्मली प्लाज्मा में हीट लेबाइल कंपोनेंट है। इनका काम क्या होता है, बैक्टीरिया की ऑप्सोनाइजेशन करना और उन्हें मारना। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में 20 से ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, और ये क्या है, सर्कुलेट करते हैं ब्लड और टिश्यू फ्लूइड्स में। मोस्टली ये प्रोटीन इनएक्टिव होते हैं, जैसे कि कोएगुलेशन फैक्टर मोस्टली इनएक्टिव होते हैं, उन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है। वैसे ही इधर एक कॉम्प्लीमेंट एक्टिव होगा, वो दूसरे कॉम्प्लीमेंट को एक्टिव कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये डायग्राम में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, 3 पाथवे होते हैं, क्लासिकल पाथवे, ऑल्टरनेटिव पाथवे, और इसे लेक्टिन पाथवे कहते हैं, या MBL पाथवे। अच्छा मुझे चेंज करने तो ये ठीक है, तो इसे हम लेक्टिन पाथवे कह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सबका मेन जो मोटिव क्या है, इस सारे तीनों पाथवे का। एक कॉम्प्लीमेंट एक्टिव होता है C3 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, C3 कॉम्प्लीमेंट को तीनों पाथवे ने एक्टिवेट करना है। ये C3 कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, C3A और C3B में टूटेगा। C3A का क्या काम होता है, इन्फ्लेमेशन करना, और C3B का काम होता है ऑप्सोनाइजेशन करना। ठीक है, अब C3B एक्टिवेट करेगा C5 को, और C5 जब एक्टिवेट होगा वो अपने साथ बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स को और एक्टिवेट करेगा, विच आर 5, 6, 7, 8, 9। एंड इन सारे कॉम्प्लीमेंट्स का काम होता है वायरस की लाइसिस करना, उसका लाइटिक पाथवे को ऑपरेट करना। क्लासिकल पाथवे में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स जब बनता है वो एक्टिवेट करता है C1 को, C1 एक्टिवेट करेगा C4 को, C4 एक्टिवेट करेगा C2 को। तो क्लासिकल पाथवे किसने शुरू किया, एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स ने। जैसे इंट्रिंसिक पाथवे को कोएगुलेशन किसने शुरू किया था, टिश्यू इंजरी ने, एंडोथेलियम जब डिस्ट्रॉय हुआ था।
वैसे ही क्लासिकल पाथवे किसने शुरू किया? एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स ने। ऑल्टरनेटिव पाथवे शुरू होता है जो सरफेस होता है, सरफेस पर कुछ एक्टिवेटिंग, मतलब जब ये एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है तो सरफेस पर कुछ चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस, वो एक्टिवेट करते हैं C3b को और फैक्टर बी को। ठीक है, ये दोनों का ही नाम याद रखना है। और वो भी एंड में C3 को एक्टिवेट करते हैं। जो लेक्टिन पाथवे है या मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे है, तो जब लेक्टिन मैनोस से बाइंड करता है तो ये इम्यून रिस्पॉन्स का एक पार्ट होता है जिसमें मैनोस और लेक्टिन कंबाइन करते हैं, वो C4 को एक्टिवेट करेंगे एंड फिर वो C2 को एक्टिवेट करेंगे। तो इन सब का काम होता है C3 को एक्टिवेट करना। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में इतना ही है। उसमें हमें क्या याद करना है कि इन सब का मेन काम क्या होता है? C3 को एक्टिवेट करना, उसे क्लीव करना C3b में और C3a में। C3b का काम क्या है? ऑप्सोनाइजेशन करना, और C3a का काम क्या है? इन्फ्लेमेशन करना। अब जो C3 है वो और कॉम्प्लीमेंट्स को एक्टिवेट करके लाइटिक पाथवे को एक्टिवेट करेगा, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। और जो C5a बनता है इसी लाइटिक पाथवे में, वो क्या करता है? मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल और क्या समझाओ? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, एक मिनट। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं ये समझ आ गया? दोबारा बता देती हूँ। तो देखो क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना वो कोएगुलेशन फैक्टर के जैसे होते हैं। तो जैसे कोएगुलेशन फैक्टर बहुत सारे होते हैं ना, वैसे कॉम्प्लीमेंट भी बहुत सारे होते हैं। कॉम्प्लीमेंट नॉर्मल प्रोटीन होते हैं जो हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा में नॉर्मली होता है, लेकिन इनका काम क्या होता है? बैक्टीरिया को मारना और बैक्टीरिया की ऑप्सोनाइजेशन करना। ऑप्सोनाइजेशन क्या है? बैक्टीरिया को ऐसे केमिकल से कोट करना जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल उनके तरफ अट्रैक्ट हो और उन्हें खा जाए। ठीक है, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? पूरा पाथवे होता है। जैसे कोएगुलेशन सिस्टम होता है वैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। मैंने कुछ बोला था क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। चलो ठीक है, वैसे पूरा पाथवे होता है। तो जैसे कोएगुलेशन में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, वैसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में 3 पाथवे होते हैं: क्लासिकल पाथवे, ऑल्टरनेट पाथवे और लेक्टिन पाथवे। क्लासिकल पाथवे में क्या होता है? ये शुरू होता है जब एक एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है। जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन करेंगे, वो C1 कॉम्प्लीमेंट, ये एक प्रोटीन है जो कि इनएक्टिव स्टेट में प्लाज्मा में घूम रहा था, वो C1 को एक्टिवेट कर देंगे। अब C1 जब एक्टिवेट हो जाता है वो C4 को एक्टिवेट करेगा, और जो जब C4 एक्टिवेट हो जाता है वो C2 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव पाथवे क्या होता है? जो हमारे सरफेस होते हैं जहाँ पे ये एंटीजन एंटीबॉडी क्या हुआ? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, रुको। तुम चैट बॉक्स में लिख दो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रही, बस हम ही दोनों हैं ना, तो फिर इसलिए मैंने ऑडियो ऑन कर दिया। अच्छा अच्छा, हाँ तो देखो ये समझ आ रहा है, तुम बता देना बीच में। हाँ ठीक है, जी, हाँ। तो देखो क्या होता है कि जो जहाँ पे ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है ना, वहाँ का जो सरफेस होता है वहाँ पे कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। तो उस चेंजेस की वजह से जो C3 कॉम्प्लीमेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो 1 to 4 हुए क्लासिकल में एक्टिवेट, और 3 हुआ ऑल्टरनेटिव पाथवे में एक्टिवेट। ये अभी फैक्टर्स छोड़ दो, इतना नहीं पूछते। फिर जो हमारा लेक्टिन पाथवे होता है, लेक्टिन पाथवे में क्या है? जो पैथोजन है ना, पैथोजन में एक रिएक्शन होता है जिसमें लेक्टिन और मैनोस का रिएक्शन होता है। ये हमेशा होता है जब एंटीजन एंटीबॉडी की प्रोसेसिंग होती है। तो उस रिएक्शन की वजह से C4 एक्टिवेट हो जाता है, एंड जब C4 एक्टिवेट हो जाता है वो C2 को एक्टिवेट कर देता है। तो ये इन सब का क्या होता है? जैसे अब यहाँ पे क्या हुआ? C2 एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेटेड C2 C3 को एक्टिवेट कर देता है, और ये जो C3b है ये एक्टिवेट होके भी C3 को एक्टिवेट कर देगा, और यहाँ पे जो C2 एक्टिवेट हुआ वो भी C3 को एक्टिवेट कर देगा।
तो इस सब में क्या होता है, C3 एक्टिवेट हो जाता है। C3 अब एक्टिवेट होकर टूट जाता है दो सब यूनिट्स में, C3A और C3B। C3A का काम होता है इन्फ्लेमेशन करना, इसीलिए जब भी मतलब ये होता है एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन होती है। C3B का काम होता है ऑप्सोनाइजेशन करना बैक्टीरिया की, और C3B का दूसरा काम होता है वायरस की लाइटिक साइकिल करना, मतलब वायरस या बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना, उसे हम कहते हैं लाइटिक पाथवे। तो इस पूरे में हमें सिर्फ यही याद करना है, पूरा पाथवे कभी नहीं पूछा, पेपर में नहीं पूछते, ये सिर्फ समझने के लिए है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, तीन पाथवे का क्या नाम है, मेन इसका मोटिव क्या होता है, C3 को दो में तोड़ना, और इन्फ्लेमेशन और ऑप्सोनाइजेशन क्यों होती है। तो यही है सिर्फ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में। ठीक है, आ गया समझ? हाँ हाँ जी। ठीक है, उसके बाद है कि जो हमारा क्लासिकल पाथवे है ये कब हुआ, एंटीबॉडी पे डिपेंडेंट है, जब एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन हुआ। ऑल्टरनेटिव पाथवे का क्या हुआ, जब मतलब सेल सरफेस में चेंज हुआ, और लेक्टिन पाथवे पार्ट होता है इन्नेट इम्यूनिटी का। ठीक है, और क्योंकि इन दोनों पाथवे में एंटीबॉडीज़ नहीं चाहिए होती, इसलिए हम कहते हैं कि ये दोनों इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। फिर इसका इफेक्टर फंक्शन क्या होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता ही क्यों है, उसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो सेल लाइसिस। सेल लाइसिस का मतलब है कि इसने क्या किया था, आखिरी में लाइटिक पाथवे को स्टिमुलेट किया था, एंड उस लाइटिक पाथवे की वजह से सेल वॉल में पोर्स और चैनल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से आयंस और वाटर की मूवमेंट हो जाती है, और इसलिए जो सेल है वो मतलब स्वेल हो जाएगा और फिर टूट जाएगा। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड सेल लाइसिस। मोस्टली ग्राम नेगेटिव ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं क्योंकि उनकी सेल वॉल बहुत थिन होती है। उसके बाद है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ना, ये नाम मत याद करना कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, वो याद नहीं होंगे। तो ये सारे जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो इन्फ्लेमेशन करता है। 3A तो हमें याद है कि 3A इन्फ्लेमेशन करेगा और 3B ऑप्सोनाइजेशन करेगा। जब इनसे इन्फ्लेमेशन होती है, उस प्रोसेस को जो मतलब जो इन्फ्लेमेशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं एनाफाइलाटोक्सिन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ऐसे रिसेप्टर से बाइंड करते हैं जो रिसेप्टर इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर को रिलीज करवाते हैं, एंड वो सारे क्या करवाते हैं, इन्फ्लेमेशन। ऑप्सोनाइजेशन का क्या मतलब है कि ये जो फैक्टर्स है, इनका जो रिसेप्टर होता है फेगोसाइट पर, वो फेगोसाइटोसिस करवा देता है, और उसकी वजह से मतलब उसमें भी ऑप्सोनाइजेशन होती है। वायरल न्यूट्रलाइजेशन क्या है कि जो C3B है वो वायरल पार्टिकल्स को एग्रीगेट कर देता है, एंड जो वायरल पार्टिकल्स को कोट करके उन्हें इनइफेक्टिव बना देता है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो मतलब इतना याद नहीं करना, वो 4 पॉइंट ठीक है, समझ आ गए तो ये ज़्यादा ही है, मतलब इसमें याद ही करना है कि जो C3B है, जो हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के बाद उससे वो C3B बाइंड हो जाता है। उसके बाद RBC पे एक रिसेप्टर होता है, वो वहाँ पे बाइंड हो जाता है, एंड फिर वो RBC को लेकर चला जाता है लीवर और स्प्लीन में, जहाँ पे RBC की तो क्या वो होती है, मतलब RBC की डेथ होती है, उसके साथ साथ वो इम्यून कॉम्प्लेक्स की भी फेगोसाइटोसिस हो जाती है। उसके बाद है जो सेल्स एपोप्टोसिस हो चुका, एपोप्टोसिस के बाद कुछ एपोप्टोटिक बॉडीज बनती है, उस पे C19 बाइंड कर देता है। C19 बाइंड करके उसकी ऑप्सोनाइजेशन करवा देता है, एंड फिर उसकी क्लियरेंस करवा देता है। फिर है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से एसोसिएटेड डिसीजेस क्या होते हैं, इसमें सारे नहीं करने, सिर्फ पेपर में एक एग्जांपल पूछा हुआ था 1 नंबर का, एंड इसका कुछ ज़्यादा दिया भी नहीं हुआ, तो इसमें सिर्फ ये करना है कि जो अर्ली कंपाउंड्स होते हैं, मतलब C1, C2 और C4, इनकी डेफिशिएंसी से इन्नेट और अडेप्टिव रिस्पॉन्स दोनों अफेक्ट होते हैं, एंड उसका एक एग्जांपल है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और SLE। तो इसमें बस यही करना है। ठीक है, उसके बाद है ये आखिरी वैक्सीन वाला। तो देखो वैक्सीन क्या होती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, मतलब कि प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। तो वैक्सीन दो तरह हम दे सकते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन और एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव का मतलब क्या है कि हम
देखो, एक्टिव का मतलब है कि हम एंटीजन ही दे रहे हैं। तो एंटीजन के अलावा अगर हम एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं तो वो पैसिव होता है, एंटीजन दे रहे हैं तो वो एक्टिव होता है। वैसे पैसिव होता है कि अगर हमें मैटरनल एंटीबॉडीज़ मिली है। दूसरा, आर्टिफिशियली हम एंटीबॉडीज़ देते हैं टेटनस में, डिफ्थीरिया में, हेपेटाइटिस और रेबीज में। और दूसरा जो एंटी स्नेक वेनम होता है वो भी एंटीबॉडी होता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि जब हम इतनी सारी एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स का। एंड ये इससे एनाफाइलैक्सिस, तो एनाफाइलैक्सिस भी यही होता है जिसमें कि स्ट्रॉन्गली ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो हम ह्यूमन एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, वो उसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन से कोई मेमोरी डेवलप नहीं होती। एंड ये जो इम्यूनिटी है ये बहुत ही टेम्पररी टाइप की होती है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है कि हम एंटीजन ही दे देते हैं एंड नेचुरली, मतलब हाँ, नेचुरली एंटीजन और आर्टिफिशियल एंटीजन की वैक्सीनेशन बना के। वैक्सीनेशन अलग अलग तरह की होती है। सबसे पहली है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीनेशन। लाइव का मतलब कि जो हम एंटीजन दे रहे हैं या जो हम ऑर्गेनिज्म दे रहे हैं वो लाइव है, वो डेड नहीं है। लेकिन एटेन्यूएटेड का मतलब है कि उसे हमने बहुत ज़्यादा वीक बना दिया है। तो हम उसे वीक कैसे बनाते हैं, हम उसकी एटेन्यूएशन कैसे करते हैं, उसे कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में ग्रो करवा के। और उस एबनॉर्मल कंडीशन में उसकी म्यूटेशन हो जाती है एंड उस म्यूटेशन के कारण वो सरवाइव तो कर पाता है लेकिन वो डिसीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो इसका एग्जांपल है BCG वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस के लिए। उसके बाद है हमारा इसका एडवांटेज क्या है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीनेशन का। पहला है कि इसमें बहुत ही पोटेंट और प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स आता है। दूसरा, क्योंकि ये रेप्लिकेट कर सकता है, क्योंकि वो ज़िंदा है एंटीजन, तो रेप्लिकेट कर सकता है लेकिन वो डिसीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इसीलिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बन जाती है, मतलब कि ह्यूमोरल रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया आता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ऑर्गेनिज्म में बहुत चांसेस है कि वो दोबारा से वायरुलेंट बन जाए, मतलब उसकी जो म्यूटेशन है वो रिवर्सिबल होती है। उसके बाद जो एटेन्युएशन है, हम किसी सेल में, मतलब हमने क्या कहा था, कुछ अलग से मीडियम में उसे ग्रो करवाएंगे। तो वो मीडियम क्या होता है, किसी सेल में हम ग्रो करवा सकते हैं उसे। तो बहुत चांस होता है कि जिस सेल में हम उसे एटेन्युएट कर रहे थे वो सेल ही इम्यूनोजेनिक बन जाए। कॉम्प्लिकेशंस होती है और हम इसे इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट में नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उनमें जो अटेनुएटेड एंटीजेंस है वो भी डिसीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। इसमें हम उस एंटीजन या ऑर्गेनिज्म को मार ही देते हैं बाय हीट, केमिकल या रेडिएशन। तो इसमें क्या है, हम अगर ये देंगे तो एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस होगी लेकिन सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मतलब उस एंटीजन की प्रोसेसिंग नहीं होगी लेकिन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो इसका एग्जांपल है पोलियो की वैक्सीन, साल्क वैक्सीन और पोर्टोसिस। फिर है टॉक्सोइड वैक्सीन। टॉक्सोइड वैक्सीन क्या है कि हमारा जो पैथोजन है ना, पैथोजन एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और जब हम उस टॉक्सिन को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो इनएक्टिवेट हो जाता है और इनएक्टिवेट होने के बाद वो टॉक्सोइड बनाता है, मतलब उस इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को हम टॉक्सोइड कहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एक मिनट, डिसएडवांटेज क्या है कि इस टॉक्सिन के, जो हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई वो तो टॉक्सिन के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुई ना, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट प्रोड्यूस नहीं हुई। एंड क्योंकि जो टॉक्सिन है हमारे पास कमर्शियली बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल होता है तो हम इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं कर सकते। फिर आती है हमारी पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, जिसमें कि जो इम्यूनोजन है वो होता है कैप्सूल, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का हम कैप्सूल ले लेते हैं। मान लो अगर मुझे किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट वैक्सीन बनानी है तो मैं उस बैक्टीरिया का कैप्सूल ले लूँगी, और कैप्सूल किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड का। तो ये वैक्सीन होती है निमोनिया और मेनिंजाइटिस में। इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट नहीं करते, ये सिर्फ बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं। क्योंकि मतलब जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है वो टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन है, मतलब वो टी सेल को स्टिमुलेट नहीं कर सकता पॉलीसेकेराइड, और इसमें सिर्फ IgM एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है और क्लास स्विचिंग नहीं हो पाती।
तो इसलिए हम क्या क्या करते हैं कि टी लिम्फोसाइट भी इसे स्टिमुलेट कर पाए, इसीलिए हम इस सॉल्यूशन को एक प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट कर देते हैं, मतलब कि पॉलीसेकेराइड प्लस एक प्रोटीन दे देते हैं, एंड वो प्रोटीन फिर टी सेल को भी स्टिमुलेट कर देता है। तो इसका एग्जांपल है टेटनस का टॉक्सोइड। एंड टेटनस के टॉक्सोइड को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट वैक्सीन, क्योंकि उसमें पॉलीसेकेराइड भी होती है और प्रोटीन भी होता है। तो अब इसे टॉक्सोइड क्यों कहते हैं ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इसका नाम है टेटनस टॉक्सोइड, लेकिन ये टॉक्सोइड वैक्सीन नहीं है। रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन क्या है, इस पर बहुत बार शॉर्ट नोट आया हुआ है, मतलब इस पूरे वैक्सीन पे लॉन्ग नोट भी आया हुआ है और इस पे शॉर्ट नोट आया है डीएनए वैक्सीन पे, सॉरी डीएनए वैक्सीन पे, इस पे नहीं, डीएनए वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन की कोई डिटेल दी नहीं हुई है, सिर्फ नोट्स में था कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है। डीएनए वैक्सीन क्या होती है कि जो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है ना, उस प्लाज्मिड के डीएनए में हम एंटीजन का जीन डाल देते हैं। तो मतलब अब बैक्टीरिया में क्या है, मतलब जो एंटीजन हम के खिलाफ हमें एंटीबॉडी चाहिए, वो एंटीजन हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के डीएनए में डाल देते हैं। अब मान लो ये वैक्सीन मुझे लगनी है, तो वो मेरे किसी मसल में से इंजेक्ट कर देंगे। अब मेरा मसल इस डीएनए को ले लेगा, अब ये डीएनए से फिर एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। अब जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो पूरा का पूरा एक्सप्रेस नहीं होता, लेकिन जो हमने अपना जीन सीक्वेंस डाला था एंटीजन का, वो एक्सप्रेस हो जाता है, एंड उसकी वजह से फिर एंटीजन प्रोड्यूस होता है। लेकिन वो एंटीजन मतलब हमारी बॉडी में अब एंटीजन बन गया, तो अब एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज़ बना लेंगी। इसका एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो ये इम्यूनिटी के दोनों पाथवे को स्टिमुलेट करता है, मतलब कि ह्यूमोरल भी और सेल मेडिएटेड भी, क्योंकि हमने सीधा एंटीजन ही डाल दिया। बहुत ही नेचुरल वे में एक्ट करता है। जो एंटीजन का प्रोटीन है वो कोई मॉडिफिकेशन नहीं हमने उसमें की, सीधा का सीधा एंटीजन डाल दिया। एंड इस वैक्सीन को कोई रेफ्रिजरेशन नहीं चाहिए होती, एंड हम एक ही बारी में मोर देन 1 जीन इंसर्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है कि हम अकेला, मतलब अगर कोई, हाँ, कि इसमें क्या हुआ, हमने सिर्फ जीन डाला, जीन से मतलब डीएनए से एमआरएनए बना और सिर्फ प्रोटीन बना, तो मतलब हम सिर्फ प्रोटीन ही डाल रहे हैं, एंड वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। बाकी सबसे ज़्यादा यूज्ड वैक्सीन होती है। अब आती है हमारी हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है कि हमारी बॉडी में किसी एक मिनट, हाँ, हमारी बॉडी में किसी भी मतलब चीज़ के अगेंस्ट इनअप्रोप्रिएट, एबनॉर्मल या बहुत ही एग्जैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स का प्रोडक्शन होना। तो हाइपर सेंसिटिविटी में ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी एबनॉर्मल हो सकती है और अडेप्टिव इम्यूनिटी भी एबनॉर्मल हो सकती है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी अगर एबनॉर्मल है तो इमीडिएट रिएक्शन होता है, लेकिन अगर अडेप्टिव इम्यूनिटी वो है एबनॉर्मल है तो बहुत ही डीलेड रिस्पॉन्स होगा। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये 4 तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। तो देखो टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में आईजीई एंटीबॉडी की वजह से ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है और ये बहुत ही इमीडिएट होता है। तो क्वेश्चन में अगर कहते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो टाइप 1 के बारे में लिखना है। इसमें क्या होता है कि जो एलर्जन है, एलर्जन क्या है, एंटीजन है। तो एंटीजन की सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी और प्रेजेंटेशन होगी। ये कौन करेगा, एंटीजन प्रोसेसिंग सेल। तो इसमें हमने एंटीजन प्रोसेसिंग सेल लिया डेंड्राइटिक सेल, जो कि एक प्रोफेशनल एपीसी है। तो डेंड्राइटिक सेल ने इसे प्रोसेस कर कर अपने सेल मेम्ब्रेन पर दिखा दिया। अब उस सेल मेम्ब्रेन पर इसे कौन आके रिकॉग्नाइज करेगा, एक टी सेल। टी सेल को हमने कहा नेव टी सेल, क्योंकि अब ये एक्टिवेट नहीं हुआ। ये एक्टिवेट कब होगा, जब इसके ऊपर इसकी एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन आकर लग जाएगा। तो जब एंटीजन के साथ एंटीबॉडी कंबाइन करती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, एंड इस एक्टिवेटेड टी सेल को हम कहते हैं TH2। ठीक है, क्यों, क्योंकि H2 किस में है, मतलब इसे हम H2 कहते हैं, बहुत तरह के होते हैं, H1 होता है, H2 होता है, तो इसे हमने कहा TH2 सेल बनता है। अब ये TH2 सेल के ऊपर एंटीजन लगा है, अब ये बी लिम्फोसाइट के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो बी लिम्फोसाइट ने अगर एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लिया तो वो एंटीबॉडी सिक्रेट करेगा।
कौन सी एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा? आईजीई। अब आईजीई जो सिक्रीट हो गई वो मास्ट सेल से बाइंड करेगी। तो मास्ट सेल्स क्या होता है? सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं। तो वो एक्टिवेट होकर रिलीज करेंगे कुछ मीडिएटर्स। सबसे पहले क्या रिलीज करेंगे? वेसो एक्टिव अमीन्स और लिपिड मीडिएटर्स, मतलब अमीन्स और लिपिड को उन्होंने रिलीज किया। वो क्या करवाएंगे? इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? वेजोडाइलेशन होता है, वस्कुलर लीकेज होता है और स्मूथ मसल के स्पाज्म होते हैं। और दूसरा वो रिलीज़ करवाते हैं साइटोकाइन, जो कि लेट फेज रिएक्शन होता है। मतलब जब हम एलर्जन दे रहे हैं बार बार तो उसके 2 घंटे से 1 दिन के बाद होगा। इसमें क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स की रिक्रूटमेंट होती है, जिसकी वजह से उसकी एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। ल्यूकोसाइटोसिस होता है, फिर एपिथेलियम डैमेज होता है और ब्रोंकोस्पाज्म होता है। तो ये किस में होता है? जैसे जिस हे फीवर में होता है, एनाफाइलेक्सिस में होता है। तो ये दो एग्जांपल्स है कि मतलब अगर किसी को हे फीवर है, मतलब उसे पोलन ग्रेन से एलर्जी है, तो जब भी वो पोलन ग्रेन के टच में आएगा तो इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? वेजोडाइलेशन होगी, उसके स्मूथ मसल स्पाज्म होंगे और थोड़ी देर बाद मतलब 2 घंटे या 1 दिन बाद क्या होगा? ब्रोंकोस्पाज्म होने लगेंगे और ल्यूकोसाइट का काउंट इंक्रीज हो जाएगा। फिर हमारा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के कोज क्या होते हैं? हीमोलिटिक अनीमिया, मायस्थीनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिसीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़। इस अब जैसे टाइप 1 में आईजीई सिक्रीट हुआ था, टाइप 2 में आईजीजी सिक्रीट होगा, ठीक है। और इसमें साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हम इसे कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेल डैमेजिंग होता है। तो इसके 3 मैकेनिज्म होते हैं, ये इन 3 में से किसी भी तरीके से हो सकता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। पहला है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का क्या मतलब है कि जैसे ही ये जो हमारा एलर्जन है, एलर्जन उसमें आएगा एंटीजन, मतलब ये हमारा एंटीजन है, ठीक है। जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन करेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक काम क्या था? ऑप्सोनाइजेशन करना, तो वो ऑप्सोनाइजेशन करके फेगोसाइटोसिस करवा देगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का दूसरा काम था इन्फ्लेमेशन करवाना, तो वो इन्फ्लेमेशन करवा देगा। तो मतलब ये अलग अलग चीज़ है, डिपेंड्स ऑन कौन सा कॉम्प्लीमेंट फैक्टर एक्टिवेट होता है, या तो फेगोसाइटोसिस होगी या इन्फ्लेमेशन होगी। तीसरा है कि जैसे मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है? जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रीट होती है। तो ये एंटीबॉडी क्या करती है? इनहिबिट करती है बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। एंड इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी सेल्यूलर डिसफंक्शन प्रोड्यूस करती है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है कि 1 मिनट ये आके तो इसमें क्या है कि हमारा जो एंटीजन है और एंटीबॉडी अगर एक ही सेल के बीच में है तो सेल के अंदर एक इम्यून कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। एंड ये इम्यून कॉम्प्लेक्स न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करता है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, और न्यूट्रोफिल क्या करता है? टिश्यू इंजरी करवाता है। ये हमें ये जो टाइप 3 है इसका कोज क्या है? SLE, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और रिएक्टिव आर्थराइटिस। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है? दैट इज़ टी सेल मीडिएटेड। इसे हम कहते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। तो जब हम एंटीजन से हमारा पहला एक्सपोजर होता है या किसी सेल का पहला एक्सपोजर होता है एंटीजन से, हम उसे कहते हैं सेंसिटाइजेशन। और अगर उससे उससे सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हो रहा है तो उससे होता है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। तो इस हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स में टाइप 4 में 2 चीज़ें होती हैं। पहली है साइटोकाइन मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है? जो हमारे टी सेल्स हैं, CD4 टी सेल्स का मतलब क्या है? टी हेल्पर सेल्स है। ये डिफ्रेंशिएट होंगे 2 एक्टिव फॉर्म में, जैसे हमने कहा H1 और H17। तो मतलब हेल्पर सेल बहुत तरह से डिफ्रेंशिएट होकर एक्टिव हो सकता है, H1, H2, H3। वैसे 2 में डिफ्रेंशिएट होंगे, H1 और H17 पे। फिर क्या होगा कि अगर बार बार सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हो रहा है तो साइटोकाइन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद एक और फैक्टर आता है IFN,
वो एक्टिवेट करेगा मैक्रोफेज को, और मैक्रोफेज टिश्यू डैमेज और फाइब्रोसिस करेंगे। फिर एक इंटरल्यूकिन एक्टिवेट होगा जो कि ल्यूकोसाइट्स को रिक्रूट करेगा, एंड उनका फंक्शन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन करना। तो इसका मतलब ये है कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में दो चीज़ें होती है। पहली है साइटोकाइन मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन। उसमें हमें क्या लिखना है कि एक तो टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे दो फॉर्म्स में। दूसरा, साइटोकाइंस बहुत ज़्यादा सिक्रीट होंगे जो कि दो फैक्टर्स रिलीज करवाएंगे, IFN और IL-17। IFN-Y क्या करवाएगा, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा जो कि टिश्यू डैमेज और फाइब्रोसिस करवाएंगे। IL-17 क्या करेगा, ल्यूकोसाइट्स को रिक्रूट करेगा, ल्यूकोसाइट्स को इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। दूसरी हमारी टी सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। इसमें क्या होता है, CD8 मतलब कि साइटोटॉक्सिक टी सेल आया। ये क्या करेंगे कि जो सेल्स एंटीजन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब एंटीजन प्रोसेसिंग सेल, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे एंड दे विल किल दैट APC। तो ये वही दिखाया हुआ है कि देखो पहले वाले में क्या हो रहा है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं टी हेल्पर सेल से और वो इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं। एंड दूसरे में क्या हो रहा है, TC सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं एंड वो टिश्यू इंजरी कर रहे हैं। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी किस में होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब बच्चा ये करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल इंटॉलरेंस क्या होती है। इम्यूनोलॉजिकल इंटॉलरेंस, तो पहले हम देखते हैं टॉलरेंस ही क्या होती है, कि अगर कोई इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें इम्यून रिएक्शन है, कि अगर कोई इम्यून रिएक्शन हो रहा है, नहीं रुको, हाँ शुरू से बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि मान लो हमारे बॉडी के अंदर एंटीजन होते हैं, तो हमारी बॉडी के जो एंटीजन हैं उन्हीं के अगेंस्ट कोई इम्यून रिस्पॉन्स ना बनना, उसे हम कहते हैं टॉलरेंस। और ये क्या होती है, ये नेचुरल होती है। तो जब ये नेचुरल टॉलरेंस ब्रेक हो जाती है और उसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल इनटॉलरेंस हो जाना, एंड उसकी वजह से क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसमें क्या होगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है लेकिन अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट हो रही है, तो उसे हम कहते हैं ऑटो एंटीबॉडीज। एग्जाम्पल्स हमने फिजियोलॉजी में पढ़े हुए हैं, जैसे हाशिमाटो डिसीज़ होता है जो कि थायराइड प्रोटीन के अगेंस्ट होता है, वैसे ही परनीशियस अनीमिया होता है एंड ड्रग इंड्यूस्ड होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। SLE होता है, सिस्टमिक ल्यूपस पता नहीं कि अजीब वाला मैं नाम देख के बताऊंगी। SLE होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, और अभी हमने पढ़ा था माइस्थीनिया ग्रेविस होता है। फिर है इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स होते हैं, दो तरह के होते हैं, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी और सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी। प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी में क्या होता है, ये जेनेटिक होता है, मतलब कि शुरू से जब से किसी का बर्थ हुआ उसे वो तब से है। सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या होता है कि वो एक्वायर्ड होता है। तो प्राइमरी का पहला एग्जांपल है स्किड, मतलब कि सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो ये हमने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी पढ़ा था कि वो डेफिशिएंसी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज की वजह से होता है। तो वो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। लेकिन एक फॉर्म होती है एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड में क्या होता है कि जो साइटोकाइन रिसेप्टर है उसकी गामा चेन में म्यूटेशन होती है। तो किसी भी रीज़न से हो, स्किड में B सेल और T सेल दोनों अफेक्टेड होते हैं, तो उनमें मतलब इम्यूनिटी बिल्कुल ही ज़ीरो होती है। तो पीपल डाई क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। उन इन्फेक्शन को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, मतलब जो नॉर्मल पीपल्स में नहीं होते इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ होती है। रेमेडीज़ क्या है, दो रेमेडीज़ है। पहला है जीन थेरेपी, कि हम जो पेशेंट के सेल्स में नॉन डिफेक्टिव जीन्स की इंसर्शन करते हैं। दूसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा जो हमारा प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी है वो है एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबिनीमिया। इसमें क्या होता है कि जो B सेल्स हैं वो मैच्योर B लिम्फोसाइट नहीं बन पाते, और ये क्या होता है कि जो हमारी मैटर्नल और B सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी जो मैटर्नल एंटीबॉडी होती है वो 6 मंथ्स तक रहती है, तो इसीलिए 6 मंथ्स तक पता ही नहीं चलता कि बेबी को कोई डिसीज़ है।
फिर हमारी सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी जिसमें आता है एड्स। एड्स को कौन कौन सा वायरस कोज करता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एंड एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो HIV है ये एनवलप्ड वायरस है। एनवलप का मतलब इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। एंड मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन की या ग्लाइकोप्रोटीन की। तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस होती है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। एंड उसका नाम क्या है? GP120 और GP41। ठीक है, GP फॉर ग्लाइकोप्रोटीन और वो उसका नंबर दिया हुआ है 121 और 120 और 41। और ये क्या एनवलप? तो एनवलप के अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स प्रोटीन की बनी होती है। उस प्रोटीन को हमने नाम दिया P17। दूसरा है न्यूक्लियो कैस्पिड कोर, मतलब उसके जेनेटिक मटेरियल के अराउंड एक जो कोर होती है वो भी प्रोटीन की बनी होती है, उसको हमने नाम दिया P24। तो नाम नंबर याद हो तो कर लेना, वरना मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा ज़रूरी है। HIV की ट्रांसमिशन किससे होती है? सीमन, वेजाइनल फ्लूइड या ब्लड से। तो इसमें क्या होता है, हम इसकी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं और उस ब्लड में HIV मतलब anti-HIV एंटीबॉडीज़ डाल देते हैं। तो अगर HIV वायरस होता है उसमें, तो उसमें और एंटीबॉडी में रिएक्शन होगा और हमें पता चल जाएगा कि HIV है या नहीं है। तो जो HIV है उसके 2 फेज़ होते हैं। पहला है एक्यूट फेज़। एक्यूट फेज़ में क्या होता है? फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं पहले 1-2 हफ्ते में। उसमें क्या होता है? फीवर, हेडेक, मसल पेन, सोर थ्रोट, मेलाइज, स्किन रैश होते हैं 2-3 हफ्तों बाद। तो इस एक्यूट फेज़ के बाद एक आता है एसिम्प्टोमेटिक क्रोनिक फेज़ जो कि 12 ईयर्स और उससे भी ज़्यादा चलता है, जिसमें कोई भी सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस पीरियड के दौरान क्या होता है? बॉडी का इम्यून सिस्टम ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होने लगता है। एंड उसके बाद होता है फ्रैंक एड्स, जिसमें कि हमें बाकी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे परसिस्टेंट फीवर, वेट लॉस, डायरिया और बाकी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस। और कैंसर में अकर लाइक कपोसी सार्कोमा। एंड इसके बाद हम कहते हैं कि क्लिनिकल डिसीज़ में प्रोग्रेशन होती है। इन्फेक्शन के बाद क्या होता है कि मतलब जब हमारा पहला एक्यूट फेज था उसी में जो प्रोटीन P24 है, P24 क्या बना रहा था? हमारा न्यूक्लियोक एसिड का कोर। तो ये जो P24 है वो एलाइजा से हम डिटेक्ट कर सकते हैं पहले फ्यू वीक्स में। ठीक है, और ड्यूरिंग द प्रोग्रेशन क्या होता है? P24 जो एंटीबॉडी है वो डिक्रीज़ होने लगती है और जो P24 एंटीजन है वो इंक्रीज़ होने लगते हैं। मतलब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती है ना, P24 एंटीबॉडीज़ हम डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिसीज़ की प्रोग्रेशन में क्या होता है? एंटीबॉडी डिक्रीज़ एंड एंटीजन इंक्रीज़। तो अब हमने किससे डिटेक्ट किया? एलाइजा से। तो हमें अब एलाइजा पढ़ना पड़ेगा। एलाइजा 3 तरह का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच। एलाइजा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है? हमें कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में एंटीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड उसके ऊपर एक एंटीबॉडी डालते हैं जो किसी एंजाइम से लिंक्ड होती है। तो मान लो एक एंजाइम है और वो एंजाइम A से B बनाता है एंड B रेड कलर का होता है। ठीक है, तो अगर ये एंटीबॉडी एंटीजन से रिएक्शन कर देती है तो मतलब वो एंजाइम अपना काम करेगा। तो अगर मैंने सबस्ट्रेट डाल दिया तो प्रोडक्ट भी बनेगा। तो अगर कलर चेंज हो रहा है मतलब एंटीजन वाज प्रेजेंट। ठीक है, इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या होता है? सिमिलरली एंटीजन डालते हैं, एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी डालते हैं, फिर उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट एक और एंटीबॉडी डालते हैं जो कि एंजाइम लिंक्ड होती है एंड फिर उसमें डालते हैं सबस्ट्रेट और फिर कलर चेंज इंडिकेट करता है। सैंडविच एलाइजा में क्या होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हमने क्या किया? एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सैंडविच एलाइजा में क्या हो रहा है कि हम एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले एंटीबॉडी लेते हैं, उसके ऊपर एक एंटीजन लगाते हैं, अब उस एंटीजन के खिलाफ एक और एंटीबॉडी डालते हैं जो एंजाइम लिंक्ड होती है। तो सैंडविच एलाइजा किस में यूज़ होता है? होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट में। अब जो HIV थी उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है? सबसे पहले क्या होता है? म्यूकोजल टिश्यू का इन्फेक्शन होता है।
तो जो म्यूकोज़ा में मेमोरी टी सेल्स थे उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और अब इसकी म्यूकोज़ा के इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, जो वायरस है वो लिम्फ नोड में चला जाता है। एंड अब जो इन्फेक्शन है वो लिम्फोइड टिश्यू में एक्सप्रेस होगा। उसके बाद क्या होगा, लिम्फोइड टिश्यू से वो पूरी बॉडी में चला जाएगा। एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वायरीमिया। इस पूरी बॉडी में जाने के बाद वो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, जिस दौरान एंटी HIV एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। तो इसे हम कहते हैं कि हमारी बॉडी कंट्रोल कर रही है वायरस की रेप्लिकेशन को, लेकिन वो पूरी तरह वायरस को ख़त्म नहीं कर पाती। तो हम कहते हैं पार्शियल कंट्रोल ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। इसके बाद क्या होता है कि क्लिनिकल लेटेंसी, मतलब वो 12 साल का जो पीरियड है जिसमें कुछ होता नहीं। इसमें क्या करता है, वायरस लिम्फोइड टिश्यू में अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करता है और क्रोनिक इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करता है। अब वो जब लिम्फोइड टिश्यू में अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर देता है, फिर उसकी रेप्लिकेशन इंक्रीज़ हो जाती है एंड उसके बाद वो सभी के सभी लिम्फोइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है HIV में, मतलब इम्यूनोलॉजी में इतना ही है। तो इससे ख़त्म हो जाती है। तो इसके अलावा अगर तुम